जिस दिन मुझे इस विषय का पता चला था, पहले मुझे विषय का पता नहीं था, बस पता था कि जाना है, और जिस दिन मुझे इस विषय का पता चला कि इस विषय पर बोलना है, माँ कसम मुझे लगा कि ट्विंकल निकल लो यहाँ से, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम हो भयंकर आतताई किस्म की लड़की, क्या ही बोलोगी प्रेम पर। और दूसरी बात ये कि प्रेम तो अभी तुमको बोल रहा है, और जब तक वो तुम्हें बोले तुम उसके विषय में क्या ही बोलोगी। लेकिन फिर भी ये जो उम्र है, आसपास का अनुभव है, कुछ अपने अनुभव है, कुछ कहानियों और किस्सों का अनुभव है, उसके आधार पर एक छोटी मोटी बात तो कही ही जा सकती है। मैं उस शुरू दिन से के बात पर एक बार जब इस कहानी के चुनने की प्रक्रिया जब चल रही थी तो विषय भी पता चल गया था। तो मेरी माँ बिल्कुल मेरे पास में बैठी हुई थी, और पहला सवाल मैंने उन्हीं से पूछा कि कभी हिम्मत नहीं होती इस तरह के गांव में सवाल करने की माँ या नानियों से कि क्या तुम्हें कभी प्रेम हुआ है। माँ कसम क्या कस के चांटे पड़ते हैं ना, उनके लिए गंदी बात है, उनके लिए गंदी बात है। तो जाहिर सी बात है मेरी माँ ने मुझे बहुत कस के डांटा, बोला कि एकदम से बौरा गई हो। और उस दिन जो पूरी शाम तक मुझे घूरा गया है, मतलब वो घूरना प्यार वाला तो ऑफकोर्स नहीं था, बस उस सवाल से उनको लगा कि भाई ये क्या पूछ रही है कि तुमको प्यार हुआ है क्या। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या चला। अगले दिन से फिर वो धीरे धीरे वो बातें नॉर्मल हुई। मैं कुछ चीज़ें जो मैंने लिखी है, जो बहुत जेन्युइन और प्रैक्टिकल बातें होती है, मैं वो भी भूल जाती हूँ, तो मैं उसको भी लिख ही लेती हूँ। तो मैं बड़ी दुविधा में थी और बहुत कम पढ़ पाई हूँ, और जितना पढ़ा है उसमें से कुछ ऐसा ढूंढ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बोला कि भाई कुछ चीज़ें भेजो। उसी दौरान ये कहानी मेरे सामने आई रघुनंदन त्रिवेदी की। ये शायद 1991 में हंस में छपी थी, और ये राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हुए। तो पहली बार जब ये कहानी पढ़ी तो पढ़ते हुए लगा कि क्या ये वाकई में प्रेम कहानी है, भेजने वाले ने क्या सोच के भेजा। लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारे आसपास की बिल्कुल जमीनी स्तर की प्रेम कहानी शायद यही है, ऐसी ही होती है। मैंने जैसी प्रेम कहानियां अपने माँ मौसियों की सुनी और नानियों की सुनी, दादियों की सुनी, उनकी प्रेम कहानियां ऐसी ही थी। आसपास जो घटित होने वाली चीजें थी वो ऐसी ही थी कि आपने प्रेम किया, आप भागे, कई दौरान आप भागने में सफल हो गए, कई बार पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद जो आपकी दुर्गति होती है वो क्या ही कहने, वो तो रोंगटे खड़े करने वाले होते। कई बार आपकी जान चली जाती है, आपको मार दिया जाता है, आपकी लाश का पता भी नहीं चलता कि आप अपने घर में ही दफन हो गए, और किसी को पता नहीं चलता, रातों रात आप सफाचट। ये है प्रेम, जमीनी स्तर वाला प्रेम, धरातल वाला प्रेम, उसकी खौफनाक सच्चाई, प्रेम की परिणति, जो भी कहें। और दूसरी बात कि इस कहानी को चुनने का एक और कारण जहां पर कि मैं ठहर गई, वो ये था कि ये कहानी उस पूरी पीढ़ी को समेटती है, किसी को नहीं छोड़ती। भागने वाले को समेटती है, जो भागते हुए पकड़े गए उनको समेटती है, जो नहीं भाग पाए उनको समेटती है, और जो इन तीनों चीजों से खुद को अलग रख करके एक क्या कहें कि अंत में एक पंक्ति है कि असल में कहानी इन्हीं की है। और ये बहुत गिने चुने लोग हैं, बाकी की संख्या 25% है, 50% है, लेकिन जो रह गए, जो अभी भी जी रहे हैं, उनकी संख्या इक्के दुक्के है। तो उन तमाम 100% कहानियों में से 1-2% अगर ऐसी कहानी हमारे बीच बची है, मुझे लगता है कि ये उन गांव के लिए, गांव की प्रेम कहानियों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। और उस उम्मीद के कारण मैंने इस कहानी को चुना। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने बात प्रेम पर भी करनी थी, तो मुझे लगा कि केवल मेरे अनुभव से काम नहीं चलेगा, तो मैंने अपने कुछ युवा मित्र, जिनको मैं अपने आसपास प्रेम में बनते, बिगड़ते, खड़े होते, बैठते देख रही हूँ, मैंने उन मित्रों से पूछा कि मतलब तुम प्रेम को कैसे देखते हो, या तुम्हारे लिए प्रेम क्या है। उनमें से कुछ मित्रों का जवाब आया। एक मित्र ने कहा कि जब साधारण में आप असाधारण देखने लगते हैं वही प्रेम है।
एक ने कहा कि प्रेम एक गहरी और सकारात्मक भावना है जो किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण, सम्मान और समझ को दर्शाता है। तीसरे ने कहा, शर्त या समझौते से इतर एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी को खुशनुमा बनाए रखने की कोशिशें और बिना किसी स्वार्थ से एक दूसरे के साथ बने रहना प्रेम है। चौथे ने कहा कि प्रेम जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास है। यह एक तरफ देश काल की सीमा से परे और नितांत निजी है। अब बारी थी एक तरफा प्रेम करने वाले मित्र की। उसने कहा कि जाहिर सी बात है कि एक तरफा प्रेम अधूरा है और कई बार सामने वाले से प्रेम के प्रतिदान नहीं मिलने के कारण खींच, निराशा, हताशा भी साथ आती है। जैसे कि अंजलि, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इस स्थिति में एक तरफा प्यार के कोमल एहसास को जिंदा रख पाना बहुत चुनौती भरा होता है। अपने इस मित्र की बात में ही मैं जोड़ना चाहूंगी कि हमारे उस बंद समाज में कहाँ संभव है कि सिमोन द बोवार और सार्त्र जैसा प्रेम हो। मेरा मानना है कि समाज आपकी परिस्थितियां निर्धारित करता है और कुछ हद तक समय, और इसी पर निर्भर करता है आपका प्रेम कि आप कितना करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, किससे करेंगे। जिस कहानी को मैंने चुना है वह उसी समाज से उपजी परिस्थितियों की कहानी है। एक समय में जब महज प्रेमी या प्रेमिका के कानी उंगली छू जाने भर से आप रोमांचित हो उठते थे, अब उतने से काम नहीं चलता। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक मौके और समय है आपके पास, और मुझे लगता है कि एक आदर्शवादी प्रेम स्थापित करने के चक्कर में आपको वो मौके नहीं गंवाने चाहिए। और दूसरी बात कि पहले की कहानियों से एक आदर्श रूपी प्रेम को ढूंढना बहुत सही भी नहीं जान पड़ता। समय के हिसाब से वो उस समय का आदर्श प्रेम रहा होगा, लेकिन हमेशा वही आदर्श बरकरार रहे यह कोई जरूरी बात नहीं। आईटी ने भी कई तरह से मनुष्य को प्रभावित किया। समाज के साथ साथ फिल्मों या विश्व के साथ जो आपका बढ़ता हुआ एक्सपोजर है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। खैर, कहानी चुनने के दौरान मेरी नजर एक अन्य कहानी से गुजरी जो कि एक आर्मेनियाई कहानी थी, और उस कहानी का शीर्षक था सदा। लेखक है मुसेग गोलशयान। शीर्षक था सदा। हाँ, और लेखक का नाम था मुसेग गोलशयान। पहले मुझे लगा कि मैं इसी कहानी को चुनूंगी। यह कहानी उस समय की है जब वहां पे नरसंहार हुआ था और तकरीबन 50 लाख आर्मेनियाई लोगों को मार दिया गया था। उस दौरान दो प्रेमी जोड़े बिछड़ते हैं, अलग अलग शहर में चले जाते हैं, उनके बीच प्रेम होता है, लेकिन वो परिस्थिति में वो अलग हो जाते हैं और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। दोनों का अपना अपना घर परिवार है, बाल बच्चे हैं। जो प्रेमी है उसके बेटे की शादी होने वाली होती है काफी वर्षों बाद, और उसे कोई बताता है कि फला शहर में बहुत अच्छी वाइन बिकती है, और वो वाइन खरीदने, अपने बेटे की शादी के लिए वाइन खरीदने उस शहर में जाते हैं जहाँ उनकी प्रेमिका उनको दिख जाती है। बड़े बेचैन हो जाते हैं, वो किसी तरह से अपने बेटे की शादी तक रुकते हैं, कराते हैं जो भी है, और अंत में वो फिर अपनी प्रेमिका के घर जाते हैं। और उस समय जो उस व्यक्ति के अंदर व्याकुलता है, उस उम्र में भी कि जब वो बाल बच्चेदार है, और उस समय भी उस व्यक्ति के भीतर जो प्रेम की व्याकुलता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो, हम लोग वापस से वो दिन जिएंगे जो हमारा छूट गया है, हम वापस से। और सब लोग देख के आसपास भौचक्के हैं, उनके भी बाल बच्चे, कि भाई ये क्या हो रहा है। और वो इनको भैया बोल रही हैं, दोस्त बोल रही हैं, जो भी है। वो महिला चाह रही है कि मतलब कैसे क्या, और अंत में फिर ये वहीं पे गिर जाते हैं और बहुत यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। तो पहले मुझे लगा कि मैं इसी कहानी पर बात करूंगी कि प्रेम का जो एहसास है वो कभी पुराना नहीं होता, और ये जब भी मिलेगा उसी तीखेपन के साथ मिलेगा, उसी जोश के साथ मिलेगा। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि अंत के दिनों में ये इसमें और थोड़ा तीखापन आ जाता है, और आना भी चाहिए समय के साथ। मुझे लगता है कि ये जो धारणा है या जो है कि समय के साथ प्रेम घट जाता है, हमेशा साथ रहे, शादी कर ली तो वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मुझे लगता है ये बहुत छिछली सी बात है। अगर वाकई में प्रेम है तो बरकरार रहेगा, और रहना भी चाहिए तमाम चीजों के बावजूद। अब जब इतनी बातें मैं बता चुकी अपने मित्रों की और
सबकी। तो अंत में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी जो मैं पिछले 2 दिनों से सुन रही हूँ, और अपने मित्र की बात, सभी बातों से सहमत होते हुए मैं उसमें बस एक बात, क्या कहें कि अपनी कुछ बात जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि एक स्त्री होने के नाते मेरे लिए प्रेम में जरूरी है। गौर करें मेरी बात, पहले की उन सारी बातों से मेरी सहमति है, उन बातों में जो मेरे मित्रों ने कही और जो आप लोगों ने कही। उसके अलावे एक स्त्री होने के नाते मेरे लिए प्रेम में जरूरी है कि उसके साथ मैं बराबरी महसूस कर सकूं, मुझे कहीं से कमतर महसूस ना हो। और दूसरी बात कि जब हम पास हों तब प्यार के तीखेपन को महसूस करते हुए एक दूसरे की बाहों में लुढ़क जाएं और एक शानदार सेक्स हो हमारे बीच। क्योंकि आज जब लगभग फिल्म, गाने, रील्स में जो कंटेंट मिल रहा है, उसके बाद 100 साल या 200 साल पहले जैसा प्रेम और केवल भावनात्मक प्रेम कर पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। इसके बाद अब मैं आऊंगी उस कहानी पर, जो कि अपने आप में ही इस कहानी की खूबी है कि ये कहानी उस पूरी पीढ़ी को समेटती है, पूरे समय को समेटती है, किसी को नहीं छोड़ती। और इसकी भाषा बेहद शानदार है। इस पूरी कहानी में केवल 2 पात्र हैं, या कहिए कि जो सारे पात्र हैं वो केवल 2 ही हैं, वो हैं ललिता और महेंद्र। बात रखती हूँ, रघुनंदन त्रिवेदी ने एक पूरी पीढ़ी को समेट लिया है इस कहानी में। कैसे वो बातें कहानी बनते बनते लोक कथा बन जाती है और फिर से त्रिवेदी जी उसको कहानी के रूप में साधते हैं। यह कहानी प्रेम के साथ साथ आई उन दुश्वारियों की बात करती है जो आनी ही आनी है। प्रेम का जो सुंदर एहसास है वो कैसे 2-4 दिनों के अंदर खौफनाक भय में बदल जाता है, जिसके बिना अपवाद शहरों की कुछ कहानियां छोड़ दें तो गांव की लगभग कहानियों में भय प्रेम के ऊपर बैठ जाता है और फिर प्रेम की तमाम रोमानियत काफूर हो जाती है। इस कहानी में लेखक ने सबको समेटा है। कहानी शुरू होती है प्रेम के उन सुंदर एहसासों से, जहां प्रेमी अपने प्रेमिका के सूट के रंग और बालों, काजल, चोटी, सब कुछ को ध्यान में रखता है। कहानी छोटे छोटे ब्यौरों में खुलती है। ये ब्यौरे छोटे कस्बाई नुमा शहरों के जीवन से लिए गए हैं, जहाँ की महेंद्र कभी कभी जो उस समय के जो पात्र हैं, मतलब उसका इतना मतलब सूक्ष्म और कम शब्दों में उन्होंने विवरण किया है कि उस समय के पुरुष और स्त्री प्रेम में कैसे हुए। उसका मैं एक उन्हीं लेखक की जो बात है मैं उसी को पढ़ना चाहूंगी कि वो जो पुरुष हैं वो उस समय कैसे थे जिन्होंने प्रेम किया। वो महेंद्र, यहाँ की वो कभी कभी अपनी बहन की सहेली को उनके घर छोड़ने जाते थे और ऐसी किसी घटना का जिक्र वे हर बार कुछ नया जोड़ कर करते थे। जा रहे हैं हर बार छोड़ रहे, लेकिन जब भी अपने मित्र को बताएंगे तो कुछ एक्साइटमेंट सा जोड़ के कि भाई मैं तो उसको छोड़ने गया, उससे मेरी ऐसी बात हुई टाइप से। उनकी बाहरी परत दिनों दिन खुरदरी होती जा रही थी, परंतु उनमें से कितने ही थे जो भीतर से कोमल थे। भीतर की यह कोमलता उन्हें प्रेम के लिए उकसाती और वे प्रेम करने लगते। उन सबके प्रेम एक सरीखे नहीं थे। उनमें से कोई सिर्फ सोचता था, कोई चिट्ठियां लिखता था, कोई किताबों में फूल रख देता था, कोई चुपचाप पीछा करता था, और जो दुस्साहसी होता वह मंदिर के पिछवाड़े में अपनी ललिता का हाथ पकड़ लेता। और दूसरी बात कि प्रेम साहसी लोगों के ही जिम्मे है और उन्हीं के हक में आएगा, उन्हीं को मिलेगा जो साहसी होंगे। वही अपनी ललिताओं के हाथ पकड़ पाएंगे जिनमें वो साहस होगा। अब बात करें उन ललिताओं की जो सोचती थी कि उनके आगे एक लंबी और कभी भी खत्म नहीं होने वाली उम्र पड़ी है जो अच्छा और खास है। आगामी जिंदगी के बारे में उन्हें ढेर सारी उम्मीदें थीं। वह ऐशो आराम से रह सकेंगी और एक रोबीला पुरुष हर समय उन्हें प्रेम करेगा। बचपन में देखी हुई माँ पिता की एक विशेष मुद्रा अब उन्हें किसी सपने जैसी लगती थी, पर उसे याद करते ही उन्हें शर्म आती थी। कह सकते हैं कि इस कहानी में वर्णित प्रेम जमी पर घटने वाली प्रेम कहानी है। इस कहानी में प्रेम से भौतिकता को अलग नहीं किया गया। लेखक ने जिस वन समाज का चित्रण किया है वहां प्रेम उस पूरी पीढ़ी को है, लेकिन इसके बावजूद प्रेम के लिए कोई जगह नहीं। वहां प्रेमी जोड़े को भागना पड़ता है, जबकि सब भाग भी नहीं पाती, लेकिन जो जोड़ियां भाग जाती हैं वही दंत कथा बन जाती, जिसे गाहे बगाहे कोई किसी दूसरे शहर में देखता है।
कहानी की पंक्तियां हैं, वे जो धूप में झुलस गए वे सब ललिताएं जो प्रतीक्षा के धुंधलके में थी। कहा जाता है कि उनमें से आधी एक दिन मुंह अंधेरे, संभवतः उस वक्त जब शहर में कहीं होने वाला भजन कीर्तन अपने अंतिम चरण में था और उनके पिता या तो घर में नहीं थे या नींद में थे, दबे पांव अपने घरों से निकली और रेलवे स्टेशन पहुंच गई, जहां कुल में से आधे महेंद्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इन आधी से आधी यानी कुल में से 1/4 लड़कियां जिनके नाम ललिता थे, उसी दिन ट्रेन में बैठकर पता नहीं कहाँ चली गईं। उनकी आगे की कहानी शहर में किसी को नहीं मालूम। यूं कभी कोई कहता है कि उनमें से किसी एक को किसी शहर में देखा। खैर, सबसे बुरा हाल स्टेशन पर पकड़ी गई ललिताओं का होता है, जिनके किस्मत में जिल्लत, मारपीट, अपमान और अंधेरी कोठरी के अलावा कुछ नहीं होता। लेखक पुनः लिखते हैं कि उन 1/4 को वापस घर लाते वक्त उनके भाइयों ने बाल पकड़े, उन्हें रास्ते भर घसीटा। जो महेंद्र वहां नजर आए उनके साथ मारपीट की और इन सब का परिणाम हुआ कि वो 1/4 ललिताएं पूरे शहर में बदनाम हो गई। इस बिंदु पर आके लगता है कि भाई वाह, यही है प्रेम कहानी, यह है मेरी प्रेम कहानी, यह है मेरे आसपास की प्रेम कहानी। प्रेम करो, भागो, पकड़े जाओ, मार दिए जाओ, यही अंत है प्रेम का। यहाँ कोई सुंदर एहसास नहीं बचता, अंत में आपके पास कोई ऐसी याद नहीं बचता है तो केवल एक खींच। और कई बार तो ये लगता है कि भाई ये किया क्यों, ना ही करते तो बेहतर था, ना ही भागते तो बेहतर था। इसी कहानी में ये जो ललिताएं भाग गई थी और जब इनको पकड़ा गया, तो मैं आपको बता दूं कि इनकी शादियां जब होती है तो वो दोहाजू पुरुष, पहले तो इनको भागते वक्त ये कह के पकड़ा जाता है कि अब इनका शरीर इनके वश में नहीं है, और इनकी शादियां जब होती है तो सब 2 ब्याहू पुरुषों से होती है। और गौर कीजिएगा कि ये जो 2 ब्याहू पुरुष है, ये इनको आप कातिल कह सकते हैं, क्योंकि पहले ही इनकी पत्नियां मर चुकी हैं। इन्होंने पत्नियों को इतना प्रताड़ित किया कि वो कुएं में कूदने को विवश हो गई। तो कह सकते हैं कि 25% ललिताएं जो पकड़ी गई, जिन्होंने कभी प्रेम किया था, वह प्रेम के कत्लगाह में पहुंच गई। बाकी के 25% जो बचती हैं, कुछ होशियार ललिताएं भी हैं जिन्होंने प्रेम में खुद को नहीं खपाया और वो आराम से किसी नौकरी पेशा महेंद्र से ब्याह करके बच्चे पैदा करके उनकी परवरिश का तरीका सीख रही हैं। लेखक कहते हैं कि रोशनी जिनसे बर्दाश्त नहीं हुई, वे सब जो एक समय प्रतीक्षा के धुंधलके में थीं और रोशनी में आना चाहती थीं, उन सब में से आधी वे थी जो उस दिन घर से भाग जाने के लिए रेलवे स्टेशन गई ही नहीं। इन आधी लड़कियों को हमारे शहर में समझदार लड़कियां कहा जाता है। इन समझदार लड़कियों में से अधिकांश की शादियां उन महेंद्रों के संग होती गई जो पढ़ाकू किस्म के थे, जिनके बारे में उम्मीद थी कि आगे चल के काफी धन कमाएंगे। हालांकि इनके लिए सब कुछ मनचाहा पा लेने के बावजूद भी दिन तो वही अच्छे थे जो प्रतीक्षा के धुंधलके में बीत गए। और इन महेंद्रों की बात करें, मतलब ये बिल्कुल किसी बड़े बिजनेस या ऊंचे सरकारी ओहदे पर हैं। दिन में 2 बार खाना खाते हैं, 3 कप चाय पीते हैं, लॉन में टहलते हैं, पासबुक की प्रविष्टियां देखकर खुश होते हैं, बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, दवाइयों के विज्ञापन पढ़ते हैं, ठेठ शुरू वाले दिनों की तरह थका देने वाले संभोग करने की लालसा रखते हैं। लेकिन शिकायत इन्हें भी है और इनका भी मानना है कि किसी तरह उन्हीं दिनों में लौटा जा सके जो प्रतीक्षा के धुंधलके में थे, वो पुराने दिन जो इससे पहले थे, जो प्रेम में थे। तो अब तक लगभग प्रेम कथाएं जो इस कहानी में थी 3 स्तर पर, उसे आप जान चुके हैं और जान चुके हैं उनकी परिणति। लेकिन अभी भी कुछ बाकी है, और प्रेम में जो बाकी हो शायद प्रेमियों के लिए वही खाद पानी है। प्रेम में जो जोड़े सफल हुए या जो असफल हुए, सब प्रतीक्षा के धुंधलके वाले दिनों में लौटने की लालसा रखते दिखे। अब ऐसे में उन गिने चुने लोगों से जलन स्वाभाविक है जो बहुत उलट फेर के साथ, जो बहुत उलट फेर न करके उन्हीं दिनों को जी रहे हैं। और ये बहुत गिने चुने लोग हैं, बहुत कम, जो अभी भी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उन्हीं दिनों को जी रहे हैं। इनका कोई प्रतिशत नहीं है, मतलब ये उंगलियों पर गिने जाने वाले लोगों में हैं। और अंत करूंगी, अंत की तरफ बढ़ते हुए एक बात जो
इन लोगों के बारे में लेखक लिखते हैं और मैं उसको हूबहू पढ़ूंगी। हाँ, मैंने भी शायद कहानी का पाठ ही कर दिया, क्योंकि सच बताऊं तो इस कहानी की व्याख्या करना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात थी और मेरे पास शब्द बहुत कम थे, तो मैंने ज्यादा जोखिम ना उठाते हुए मुझे लगा कि लेखक की बात, और कहीं ना कहीं कहानी लोकप्रिय भी तभी होती है ना जब हम उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारी कहानी है, लेखक हमारी बात कर रहा है, हमारी भाषा बोल रहा है, हमारी वाणी बोल रहा है। तो अंत की तरफ बढ़ते हुए उन गिने चुने प्रेमियों के लिए कुछ पंक्तियां जो लेखक लिखते हैं और शीर्षक देते हैं उसका कि धूप में तपकर निखर जाने वाले कुछ लोग। कथा में अभी तक जिनका जिक्र हुआ वे सब एक सरीखे थे, इसीलिए आसानी से पूरी हुई उनकी कथा। लेकिन ऐसे में कुछ छूट गए सिर्फ वे जो जरा से अलग थे सबसे। वे कम थे जो जरा से अलग थे सबसे, वो जरा से अलग थे और वे बेवकूफ समझे गए। जैसे हमारे शहर के प्राइमरी स्कूल की एक हेडमास्टरनी, नाम वही ललिता, उम्र 40 के आसपास, पर अभी भी बिन ब्याही। कोई पूछे कि क्यों, तो जवाब मिलेगा यूं ही। परंतु जानने वाले कहते हैं यह बेवकूफ है, छोटे भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर पगों पर खड़ा कर देने के चक्कर में खुद मारी गई। कुछ और जानना चाहते हो तो पूछिए इस मास्टरनी के साथ काम करने वालों से, कहेंगे सन की है, छुट्टी नहीं लेती, घर पर भी बच्चों को पढ़ाती है और इतनी सी बात से प्रसन्न हो जाती है कि जो यह पढ़ाती है वह सारा का सारा स्कूल के बच्चों को समझ में आ जाता है। कुछ निजी किस्म की जानकारी चाहिए तो कभी पूछिए रामकिशोर मास्टर के बेटे महेंद्र से, यहाँ भी महेंद्र है, जो इन दिनों बंबई में है और ऐसी अजीबोगरीब फिल्में बनाता है कि उसके बाप को भी समझ नहीं आती। बेचारे मास्टर रामकिशोर को तो यह भी समझ में नहीं आया कि अच्छा खासा छोकरा घर छोड़कर अकेला बंबई क्यों बैठा है। वैसे सुना है महेंद्र नाथ ने इसी मास्टरनी के इंतजार में अब तक शादी नहीं की, लेकिन एक बात तो तय है साहब कि यह मास्टरनी दिल की बुरी नहीं। यकीनन इस मास्टरनी और इस महेंद्र नाथ जैसे और भी कुछ लोग होंगे, परंतु इस भागम भाग में इनका मिलना मुश्किल। मिल गए तो पहचानना मुश्किल, पहचान ले तो ऐसों के बारे में कहना मुश्किल। इसीलिए तो ये कथा में सिर्फ आखिर में आए और चंद जुमलों के बाद हमारी पकड़ से छूट भी गए। एकाएक आने और चले जाने के कारण अगर ये लोग कथा में जबरदस्ती ठूसे गए पात्र मालूम हो तो दोष इनके चरित्र का है जो किसी साँचे में फिट नहीं बैठता। वैसे यह कथा दरअसल इन्हीं की है।